Mangalmati students, today we will discuss about the chapter Psychology and Sports. चैप्टर नंबर 9 है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा जो इस बार का रिवाइज सिलेबस है उसमें साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमने साइकोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट किया तो उसको 2 लाइनों में हम समझ लेते हैं। साइकोलॉजी है क्या? द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइक एंड लोगस. Psych means soul and logos means science. So psychology was first defined as the science of soul. In 18th century it was understood as the science of mind. यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन का क्षेत्र है उसमें साइकोलॉजी का बहुत ही महत्व है। हमारे लिए साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसे जानना बहुत आवश्यक है। एनिशियंट टाइम में, प्राचीन समय में साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान यानी कि सोल ऑफ साइंस भी कहा जाता था। ठीक है, ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक साइक और दूसरा लोगस, जिसमें साइक का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा और लोगस का मतलब होता है बातें करना। ठीक है, विलियम जेम्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन देते बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो आचरण और व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, ये तो हुई हमारी साइकोलॉजी। अब इस चैप्टर में जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स, सेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी। यानी कि अभी हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार हमारे सिलेबस में है, वो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर रेस्पॉन्स पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, पहले तो मैं पर्सनैलिटी के बारे में यानी व्यक्तित्व के बारे में आपको ये बता दूं, जो पर्सनैलिटी शब्द है लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, लैटिन भाषा के पर्सोना से, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है मुखौटा यानी कि मास्क। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बताई, जो पर्सनैलिटी के बारे में बताया, यानी कि पर्सनैलिटी किसी भी व्यक्ति के मूल्यों, विचारों और उसके दृष्टिकोण का संगठित रूप है। ठीक है, और ये सोशली मतलब समाज में उसकी भूमिका को निर्धारित करता है और उसके मतलब किसी भी व्यक्ति के किसी भी पर्सनैलिटी का, ये चरित्र का, कैरेक्टर का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यानी कि यह समय पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उसका व्यवहार है और किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसकी पर्सनैलिटी को बखूबी दर्शाता है। ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति को इंटरनली मतलब अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है जिनके द्वारा पर्सनालिटी को बिल्कुल अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, रॉबर्ट पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस के अनुसार जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन है वो ये है, पर्सनालिटी इज़ द सम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज ट्रेट्स विच डिटरमाइन द रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन द ग्रुप। ठीक है, यानी किसी भी ग्रुप में व्यक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाले जो उसके गुण हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उनका जो संगठन और उसका योग ही पर्सनालिटी यानी उस किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, और भी आपकी बुक में कई सारी डेफिनेशन दी हुई होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मन पर्सनालिटी के बारे में क्या बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के गठन, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, उसके मेथड्स, उसके तरीके, उसकी रुचियाँ, उसके दृष्टिकोण, उसकी क्षमता यानी कि उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, ठीक है, उसका तौर तरीकों का जो सबसे विशेष संगठन है वही पर्सनालिटी कहलाता है। ठीक है, आपको समझ आएगा कि पर्सनालिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, यानी जो पर्सनालिटी है जिसको हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं उसके आयाम कौन कौन से हैं। तो जो पर्सनालिटी का डायमेंशन है उसमें फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन यानी कि शारीरिक आयाम। ठीक है, सबसे पहले आपने देखो किसी भी व्यक्ति का जो एक्सटर्नल डायमेंशन है, जो बाहरी आयाम है वो शारीरिक ही दिखाई देता है यानी फिजिकली दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये जो डायमेंशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो फिजिकल डायमेंशन होती है उसमें किसी भी व्यक्ति की हाइट है, उसका वेट है, उसकी हेल्थ है, उसका कलर है, उसका रंग है, उसका रूप है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लंबे और स्वस्थ शरीर वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी ओर सभी आकर्षित होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बौने होते हैं, क्रूप व्यक्ति होते हैं, पहली बार में अपना प्रभाव वो नहीं छोड़ पाते। ठीक है, तो शारीरिक जो आयाम है, जो फिजिकल डायमेंशन है, मनुष्य की पर्सनैलिटी का आधार होता है। ठीक है,
लेकिन इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि जो फिजिकल डायमेंशन है ये तो मतलब भगवान इसको देकर भेजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कुछ हद तक फिजिकल डायमेंशन अगर किसी का ख़राब है तो उसको कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, जैसे कि बैलेंस डाइट के द्वारा, फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट, जहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट देकर उसको सुधारा जा सकता है। किसी व्यक्ति के रंग को, रूप को, उसके पोस्चर को, ठीक है, उसके अंदर हेल्दी हैबिट्स हैं उनको, उनका विस्तार करके किसी भी व्यक्ति को सुंदर बनाया जा सकता है और इसको आकर्षक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस दृष्टि से फिजिकल डायमेंशन है वो पर्सनालिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है सोशल डायमेंशन, ठीक है। देखो जो सोशल डायमेंशन है वो भी किसी की पर्सनालिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। मनुष्य देखो स्वभाव से, आपने एक सुना है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, और एक महान दार्शनिक हुए अरस्तु का नाम आपने सुना है। अरस्तु बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह जंगल में अकेला रहता है, अगर मनुष्य समाज में रहता है, लेकिन अगर वो जंगल में रहता है या तो वो देवता है या फिर पशु है, ठीक है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का सोशली समाज में रहकर ही सामाजिकरण होता है, ठीक। और व्यक्ति का सामाजिकरण जो होता है, जो सोशल डायमेंशन उसका उभर के आता है, उससे घर और परिवार से शुरू होता है, ठीक है। घर एवं परिवार में बच्चे को उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो समुचित अपॉर्चुनिटी है वो प्राप्त होती है। घर और परिवार से भी बच्चों की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो होता है, ठीक है। बालक क्या करता है, कोई भी बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से, माता पिता से, भाई बहन से, उन सब की नकल करके धीरे धीरे सीखता जाता है, और समाज में जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको वो दिन प्रतिदिन देखता जाता है, और धीरे धीरे ये सब उसके डेवलपमेंट का, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चा बड़ा होकर समाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। इसे ही सोशल डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। व्यक्ति के जो अच्छी पर्सनालिटी है, तो उसका कैरेक्टर है, उसका मॉरल है, शिष्टाचार, आचरण, ठीक है, उसकी कार्यनीतियाँ, जो कार्य करने का तरीका है, ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑनेस्टली उसका बिहेवियर है, ठीक है, दया, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, सहयोग है, भाईचारा, यानी कि आदि सोशल क्वालिटीज़ का होना बहुत ही आवश्यक है। और इन सब चीज़ों को मिलकर ही किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी में सामाजिक गुण मिलकर ही उसके पर्सनालिटी के लिए सोशल डायमेंशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे हमारा था मेंटल डायमेंशन, ठीक है। जो मेंटल डायमेंशन है वो भी पर्सनालिटी के निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जो संपूर्ण समायोजन है, यानी कि उसकी जो सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, उसकी सफलता, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है, वो उनको सीखने में, अर्जन करने में, या फिर कोई भी डिसीजन लेने की जो बौद्धिक है ना, यानी कि उसकी जो बौद्धिक या मेंटल जो डेवलपमेंट है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जो मेंटल डायमेंशन है उसके मानसिक और बौद्धिक अक्षमताओं से संबंधित होता है, ठीक है। देखो यह मानसिक आयाम ही तो है, फिजिकल, ये मेंटल डायमेंशन तो है जो किसी भी पर्सनालिटी में निखार ला सकता है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जहाँ साधारण से दिखने वाले लोगों ने, ठीक है, जिन्हें लोग पागल समझते थे, उन्होंने अपनी मेंटल पावर के कारण, मतलब मेंटल एवं विलक्षण बुद्धि के कारण, ठीक है, मानसिक और विलक्षण बुद्धि के कारण बहुत बड़े बड़े कार्य किए। इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है कि सभी गुण जन्मजात होते हैं, उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन निरंतर अभ्यास के कारण, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस और किसी भी मतलब एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो मेंटल डायमेंशन है उसको बेहतर, जो मानसिक उसका जो डेवलपमेंट है उसको किया जा सकता है। 4th नंबर पे हमारा आता है इमोशनल डायमेंशन, भावनात्मक या संवेगात्मक आयाम। इमोशनल डायमेंशन भी जो कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। इसमें किसी भी व्यक्ति का, उसका बिहेवियर है, उसका स्वभाव, यानी कि उसका इमोशनल जो उसकी विशेषताएं होती हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। व्यक्ति में जिस प्रकार के भी पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस की अधिकता होगी, ठीक है, तो उतनी उसकी जो भावनात्मक परिपक्वता का जो स्तर होगा, स्वभावगत जैसी प्रकृति और विशेषताएं होंगी और आदतों और भावनाओं, ठीक है, उनका जिस प्रकार का संगठन होगा उसका सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति वैसा ही दृष्टिकोण भी बनेगा, ठीक है, और उसका व्यवहार और उसकी पर्सनैलिटी यानी उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इमोशनल डायमेंशन भी पर्सनैलिटी में मेन रोल अदा करता है, ठीक है। इमोशनल में क्या है कि जो सुख दुख लाभ हानि, ठीक है, जो इस तरह की जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती हैं, जो इन सब घटनाओं पर नियंत्रण रखना जानता है, इनमें समान रूप से रहता है, ठीक है, जो लोग स्थिर बने रहते हैं वो शांत जीवन जीते हैं, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों का, इन डायमेंशन का कंक्लूजन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है, जो व्यक्तित्व का विकास है, इसमें फिजिकली, मेंटली, है ना, सोशली, इमोशनली, ठीक है, ये सब चीज़ें पर्सनालिटी के निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं।
ये सभी आयाम मिलकर, सभी डायमेंशन मिलकर संपूर्ण व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, जो पर्सनालिटी के टाइप है उनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 जगह डिवाइड उनको किया गया है। कौन कौन से? टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी पर्सनालिटी और टाइप डी पर्सनालिटी। ठीक है, टाइप ए पर्सनालिटी जो है उसमें ये बताया तो टाइप ए पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं बहुत ही उत्तेजित, एनर्जेटिक होते हैं, अधिक स्पर्धाशील होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में आलस्य बिल्कुल भी नहीं होता, वो निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं और अपने सभी कार्यों को समय पर ख़त्म करते, जिम्मेदारी से करते हैं। वो जरा सी देरी से उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति क्रोध में या शत्रुता एवं उत्तेजना के कारण शीघ्र ही बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप में सामान्यतः उच्च रक्तचाप, दाब यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप बी पर्सनालिटी। जो बी प्रकार की पर्सनालिटी है उसके व्यक्ति हमेशा आपने देखा होगा कि शांत रहते हैं, धैर्यवान होते हैं और सरल स्वभाव के होते हैं। ठीक है, बी प्रकार की जो पर्सनालिटी है ए प्रकार की पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कार्य को ना अपने किसी भी काम को धैर्यपूर्वक करते, तनाव से दूर रहते, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेते। यदि उनके कार्य में उनको सफलता मिल जाती है तो वे अधिक व्याकुल नहीं होते और शांत चित्त एवं सहनशील होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई भी हो उनको परेशानी नहीं होती और वे सभी से मित्रता का, फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब मित्रता का भाव रखते हैं। ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, नए विचारों तथ्यों की खोज भी करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि रचनात्मक कार्य जो है, सृजनात्मक कार्य जो है उनमें रुचि लेते हैं और ये अपने जीवन से जिस तरह का भी जीवन जी रहे हों उससे संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप सी पर्सनालिटी। जो इस प्रकार के व्यक्तित्व है, जो ये पर्सनालिटी है, ये व्यक्ति देखो ज़्यादा आकर्षक रहते हैं। ठीक है, देखने में अच्छे लगते हैं, शांत रहते हैं और मनोहर होते हैं। ठीक है, ये लंबे समय तक ये खोजते रहते हैं, ये ढूंढते रहते हैं कि चीज़ें कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं वो टेक्निकल जॉब के लिए उपयुक्त होते हैं। टेक्निकल जॉब में इस तरह के लोग ज़्यादा मिलते हैं। ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते और अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। ठीक है, इस कारण इन्हें तनाव और दबाव का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति सुस्ती, निष्क्रियता और निराशा से घिरे रहते हैं, जो समय आने पर बहुत ही लापरवाह भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक डी टाइप डी पर्सनालिटी। ठीक है, जो टाइप डी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो उदास भी रहते हैं, अप्रसन्न रहते, खुश नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रति हमेशा नेगेटिव भाव रखते हैं। ठीक है, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और ये मानसिक यानी मेंटली और सोशली रूप से भी बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करते हैं। ऐसे ये व्यक्ति ज़्यादा डरपोक भी होते हैं, संकालु भी होते हैं। ठीक है, और अपनी भावनाओं और विचारों को कभी भी दूसरों से साझा नहीं कर सकते। उन्हें ये डर बना रहता है कि लोग उनका मजाक बनाएंगे, ठीक है, या वे नकार दिए जाएंगे। कभी भी वो जीवन में कोई भी बात ठीक से कहने में मतलब हिम्मत नहीं कर पाते, समाज से कटे रहते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों का जो जीवन है प्रायः कष्टदायी होता है और उन्हें यानी हार्ट से रिलेटेड और मेंटली मतलब इस तरह के लोगों का जो इस तरह की जो डिजीज़ है उनका खतरा लगातार बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक ये भी हो सकता है रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, व्यक्तित्व के विकास में खेलों की क्या भूमिका हो सकती है। देखो, अगर हमने खेलों का सहारा लिया, हम खेलों पे ध्यान देते हैं तो इससे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि हमारा चरित्र निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को बनाने में खेल के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर आ सकती हैं। ठीक है, इसका कंक्लूजन अगर देखा जाए तो मैंने भी आपको बता दिया, रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में खेल के द्वारा हम अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स जो है, खेल जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, मतलब यूनेस्को ने एक रिपोर्ट प्रदर्शित की है, उसमें ये बोला है कि सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को फिजिकल एजुकेशन और खेलों की पहुंच यानी कि स्पोर्ट्स की पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह उनकी पर्सनालिटी का संपूर्ण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट करने में आवश्यक है। ऐसा यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने प्रदर्शित किया है। पर्सनालिटी में ही अकॉर्डिंग टू सेल्डन, जो अगला टॉपिक है आपकी बुक में, उसमें ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ट्रेड्स। ठीक है, यानी कि
पर्सनालिटी को 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया। आपको अगर याद होगा कि 11th क्लास में आपने फिजिकल में पढ़ा होगा सोमैटोटाइप्स और बॉडी टाइप्स, जिसमें 3 कैटेगरी शरीर की दिखाई, बॉडी की 3 कैटेगरी दिखाई गई थी, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। आपको अभी याद आ जाएगा, मैंने आपसे कहा था जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं विलियम हर्बर्ट सेल्डन, ठीक है, उन्होंने अनेक व्यक्तियों पर उनके शरीर की, उनकी बॉडी का गहन अध्ययन किया और 1940 में उन्होंने अपने 2 मित्रों के साथ SS स्टीवन और WC टकर के साथ मिलकर द वैरायटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक नामक एक बुक उन्होंने प्रदर्शित की थी, एक बुक उन्होंने लिखी थी। इस बुक में उन्होंने व्यक्तियों का शरीर आकार सोमैटोटाइप्स के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया था, और यानी कि शरीर का आकार, उनका जो साइजर था सोमैटोटाइप्स के आधार पर उन्होंने व्यक्तियों को, लोगों को 3 कैटेगरी में रखा, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। इसको देख लेते हैं। जो एंडोमॉर्फ की कैटेगरी है, इस प्रकार के जो व्यक्ति का शरीर होता है गोल मटोल होता है, शरीर कोमल होता है तथा उसकी जो मसल्स होती हैं वो अविकसित होती हैं, ठीक है। जो एंडोमॉर्फ वाले जो लोग होते हैं, ट्रेड्स ऑफ एंडोमॉर्फ बॉडी मैं आपको बता देता हूँ। गोल मटोल और मसल से उनका गोल मटोल होता है, मांसल शरीर होता है, मुलायम एवं कोमल होता है, फैट्स का जो भंडारण करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, और उनके जो एंडोमॉर्फ वाला शरीर होता है, उनका जो शरीर का आकार होता है वो फलों में जो नाशपाती होती है उसके जैसा होता है, बड़ा होता है, सुदृढ़ होता है, ठीक है। कमर उनकी मोटी होती है, चौड़ी होती है, और वो व्यक्ति हमेशा मतलब सामान्यतः छोटे प्रतीत होते हैं, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति क्या थे, वो वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, पावर लिफ्टिंग में और कुश्ती जैसे खेलों के लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी मेसोमॉर्फ। जो मेसोमॉर्फ व्यक्तियों का शरीर है, इन्होंने सेल्डन ने मेसोमॉर्फ कैटेगरी वाले खिलाड़ी को, मेसोमॉर्फ वाला जो खिलाड़ी का शरीर है उसको ज़्यादा अच्छा माना है, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो मेसोमॉर्फ जिनका शरीर होता है वो एथलीट जैसा होता है, ठीक है। इनके शरीर का आकार ना तो बहुत मोटा होता है ना ज़्यादा पतला होता है, यानी कि इसको ज़्यादा अच्छा माना गया। उनका शरीर बहुत सुंदर होता है, सुडौल होता है, ठीक है, खिलाड़ी जैसा शरीर होता है, वर्गाकार शरीर होता है, डेवलप शरीर होता है, परिपक्व होता है, मजबूत होता है, ठीक है। डेवलप मसल्स होती हैं, पतली कमर होती है, कंधे मजबूत होते हैं और शरीर में मतलब जो फैट्स है उसकी मात्रा भी कम होती है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी एक्टोमॉर्फ, ठीक है। एक्टोमॉर्फ वाली जो कैटेगरी है, इसमें ये बोलते हैं कि जो एक्टोमॉर्फ वाला है इसका शरीर पतला होता है, लंबा होता है, मतलब हाइट बहुत बढ़ जाती है लेकिन शरीर ज़्यादा फूलता नहीं, उन्हें एक्टोमॉर्फ वाली श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। यानी एक्टोमॉर्फ वाला जो बॉडी है वो बहुत स्लिम होती है, जो उसका शारीरिक ढांचा होता है वो कमज़ोर होता है, पतला और लंबा होता है, और मसल्स भी उनकी वीक होती हैं, ठीक है, और कमर बहुत पतली होती है, छाती बिल्कुल चपटी होती है, कंधों की चौड़ाई कम होती है, ठीक है, और इनको अपना वेट बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर किन चीज़ों में होते हैं, हल्का शरीर होने के कारण जो लंबी दौड़ें होती हैं, जैसे मैराथन है, 5000 मीटर है, 10,000 मीटर, जितनी भी लंबी दौड़ें होती हैं उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और जिम्नास्टिक जैसे खेलों के लिए वो उनको अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये होगा हमारा सोमैटोटाइप्स, ठीक है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो जो हमारा ये पर्सनैलिटी वाला टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की इस टॉपिक में कोई भी परेशानी होती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।